हेलो स्टूडेंट्स, परवीन शर्मा हेयर। तो मैं बेटा आज आपको अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स जो है एक बार बताने जा रहा हूँ। वैसे ये चैप्टर ऑलरेडी हमारा जो यूट्यूब पे है इसके लेक्चर हमने डाले हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको अच्छे से ये चैप्टर दोबारा से बताने जा रहा हूँ, क्योंकि बेटा जब तक बेसिक्स के चैप्टर जो है वो आपके क्लियर नहीं होंगे, ख़ास तौर पे जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये प्रोग्राम है कि भाई बेसिक्स का आना आपको बहुत ज़रूरी है। अगर बेसिक्स बेटा आपको अच्छे से क्लियर नहीं होंगे तो एक के साथ एक कड़ी जुड़ी हुई है। जैसे ये चैप्टर अगर नहीं आया तो अकाउंटिंग इक्वेशन का चैप्टर नहीं आएगा, और अगर अकाउंटिंग इक्वेशन का चैप्टर क्लियर नहीं हुआ तो फिर जर्नल जो अभी हमें स्टार्ट करना है जल्दी, तो जर्नल का चैप्टर आपको क्लियर नहीं होगा। तो इसलिए इस वीडियो को आप जो है वो बड़े ध्यान से देखें, और वैसे भी हमने यूट्यूब पे जो डाला हुआ है लेक्चर उसको भी आप बार बार देख सकते हैं, सुन सकते हैं, और उसको अच्छे से फिर बुक में पढ़ें और टर्मिनोलॉजी को अच्छे से क्लियर करें। तो लीजिए अब जो है मैं आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के कुछ जो वर्ड्स हैं अकाउंटेंसी के अंदर यूज होने वाले स्पेशल उनका डिस्कशन आपके सामने रखूँगा। लीजिए देखिए, अब आपको मैं जो है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स जो है उसका चैप्टर शुरू करवाने जा रहा हूँ। देखिए, कभी भी हम अकाउंटिंग की जो ज़रूरत है हमें स्पेशली सबसे ज़्यादा बिजनेस के अंदर पड़ती है। तो मैं यहीं से अक्सर बच्चों को स्टार्ट करवाया करता हूँ कि भाई सपोज हम एक बिजनेस करने की बात सोच रहे हैं, तो जब भी हम किसी बिजनेस को स्टार्ट करने की बात सोचते हैं तो सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या चाहिए हमें बिजनेस स्टार्ट करने के लिए? पैसा। तो पैसा, सपोज जो बिजनेस हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, सपोज उस बिजनेस की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो ₹50 लैक्स की हैं। 50 लाख रुपए उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए चाहिए। तो देखिए बेटा, अब क्वेश्चन अगला ये आता है कि भाई ये 50 लाख रुपए बिजनेस के पास आएंगे कहाँ से? बिजनेस के पास पैसा लगाने के लिए कौन होता है? ओनर। ओनर का मतलब बिजनेसमैन। अब बिजनेसमैन के पास सपोज 25 लाख रुपीज है और वो उसने बिजनेस में लगा दिए, तो जब 25 लाख रुपए ओनर बिजनेस में लगाता है तो बिजनेस को बाहर से लोन भी मिल सकता है। दूसरा पैसा आने के सोर्स बिजनेस पे क्या होते हैं? लोन्स। लोन कहाँ से मिलते हैं? बैंक्स से। तो बेटा सपोज 25 लाख रुपया जो ओनर ने लगाया है और 25 लाख रुपए जो है वो बैंक ने लोन दे दिया, तो टोटल पैसा बिजनेस के पास कितना आ गया? 50 लाख। अब जो बिजनेस है बेटा वो इस पैसे को दो जगह लगाएगा। एक तो लगाएगा परमानेंट अफेयर्स में, परमानेंट अफेयर्स में, और दूसरा लगाएगा रेगुलर अफेयर्स में। परमानेंट अफेयर बेटा क्या होते हैं? जैसे जमीन खरीदी, फिर उस जमीन के ऊपर बिल्डिंग बनाई, फिर उस बिल्डिंग के अंदर प्लांट लगाया। प्रोडक्टिव नेचर का बिजनेस है तो वहाँ जैसे शुगर मिल कोई खड़ा करना हम चाहते हैं तो हमें ज़मीन की ज़रूरत भी होती है, फिर हमें बिल्डिंग की ज़रूरत भी होती है, फिर हमें प्लांट की ज़रूरत भी होती है, फिर तैयार माल बेचने के लिए या रॉ मटेरियल लाने के लिए मोटर व्हीकल्स की ज़रूरत भी होती है। अदर मशीनरीज भी बिजनेस के अंदर होती हैं। बिजनेस के अंदर ऑफिस फर्नीचर एंड फिक्सचर्स एट्सेट्रा भी लगे हुए होते हैं। तो ये बेटा सारे क्या हैं? परमानेंट अफेयर्स हैं। ये पैसा हमने लगा दिया परमानेंट, यानी ये इतनी जल्दी वापस नहीं आएगा। जैसे ज़मीन है, आपने करोड़ों रुपए की ज़मीन खरीदी, फिर उसमें लाखों रुपए की बिल्डिंग बनाई, कई लाख रुपए का उसमें प्लांट लगाया, फिर मोटर व्हीकल कई लाखों रुपए के आपने खरीदे, मशीनरियाँ खरीदी, तो ये पैसा परमानेंट हमारा लग गया। ये इतनी जल्दी वापस नहीं आएगा, ये धीरे धीरे वापस आएगा, लेकिन इनका बेनिफिट हमें अभी से मिलना शुरू हो जाएगा। अब आती है बात रेगुलर अफेयर की। रेगुलर अफेयर्स में पैसा बेटे कहाँ लगता है? रेगुलर अफेयर में क्या है कि हमने प्लांट लगा दिया,
अब शुगर मिल हमारा तैयार है, लेकिन शुगर मिल को चलाने के लिए स्टॉक चाहिए। स्टॉक बेटा किसको, स्टॉक 3 प्रकार का होता है। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस और स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ये बात ध्यान से देख रहे हो कि बेटा जो स्टॉक है रॉ मटेरियल का, जैसे शुगर मिल है तो गन्ना शुगर केन जो है वो उसके लिए रॉ मटेरियल है, और शुगर फिनिश्ड गुड्स है। और जब शुगर केन जो है ना तो शुगर होता ना वो शुगर केन होता, बीच में प्रोसेस में होता है, तो उसको वर्क इन प्रोग्रेस कहते हैं। तो स्टॉक चाहिए हमें। फिर काम करने वाले जो है जो इम्प्लॉइज हैं, देखो अब स्टॉक है, रेगुलर अफेयर के अंदर पैसा लग गया, क्योंकि रेगुलर अफेयर, स्टॉक को रेगुलर अफेयर क्यों कहते हैं, क्योंकि बेटा बार बार, परमानेंट अफेयर वो है कि एक बार पैसा लगा दिया बार बार नहीं लगाना है। रेगुलर वो है जो बार बार लगाना है। कैसे, जैसे स्टॉक खरीदा है तो बार बार आपको रॉ मटेरियल खरीदना है, फिर उसको सेमी फिनिश्ड और फिनिश्ड में कन्वर्ट करके बेचना है, फिर पैसा आया फिर रॉ मटेरियल खरीदा, बार बार खरीदेंगे। इम्प्लॉइज को सैलरी जो है बार बार दी जाएगी, मजदूरों को मजदूरी बार बार दी जाएगी, रेंट के खर्चे बार बार किए जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज जो है बार बार दिए जाते हैं, कोल गैस फ्यूल वाटर एटसेट्रा के खर्चे बार बार किए जाते हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम के खर्चे बार बार किए जाते हैं, स्टेशनरी वगैरह के, ये सारे जो है बेटा जो खर्चे बार बार होते हैं वो रेगुलर अफेयर होते हैं। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? तो अब ध्यान दीजिए कि जो पैसा बिजनेस ने परमानेंट अफेयर में लगाया है, इनको बेटा फिक्स्ड एसेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिक्स्ड एसेट्स। ये क्या है? फिक्स्ड एसेट्स। और जो जैसे अब ये है, इनमें जो स्टॉक है बेटा, स्टॉक, तो स्टॉक किसका एग्जाम्पल हुआ? करंट एसेट्स का। करंट एसेट्स किसको कहते हैं? करंट एसेट्स बेटा वो होती हैं जिनका जो है जो लाइफ टाइम है वो मैक्सिमम 12 मंथ्स का होता है। विद इन 12 मंथ वो अपना जो है जो अपना जिसको कहते हैं कि भाई अपनी पोजीशन को वो चेंज कर लेते हैं। जैसे स्टॉक है, बार बार अभी हमारे पास स्टॉक पड़ा है, हो सकता है थोड़ी देर बाद बिल्कुल कम रह जाए, हो सकता है उससे अगले दिन और ज़्यादा आ जाए हमारे पास तैयार होकर के माल, बार बार पोजीशन चेंज होती है। तो स्टॉक करंट एसेट का एग्जाम्पल है। और ये जितने भी हैं, रेंट सैलरी है, वेजेस है, रेंट है, आउटस्टैंडिंग, ये जो सॉरी ये प्रिंटिंग वगैरह के खर्चे हैं, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज हैं, ये सारे किसका एग्जाम्पल हैं? एक्सपेंसेस का। तो स्टॉक करंट एसेट है। उसके बाद कुछ पैसा बिजनेस को कैश बैलेंस भी चाहिए अपने पास, वो भी करंट एसेट का एग्जाम्पल है। कैश एट बैंक भी चाहिए, वो भी करंट एसेट का एग्जाम्पल है। तो ध्यान दीजिए कि भाई अब देखिए कि ये जो एसेट्स में पैसा लगाया है बेटा, इसको एक्सपेंडिचर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्सपेंडिचर। और जो ये सैलरी वगैरह का पैसा है, सैलरी है, वेजेज है, रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज है, कोल गैस फ्यूल वाटर है, और ये है, इसको एक्सपेंस कहा जाता है। देखो एक्सपेंडिचर का मतलब भी बेटा व्यय होता है, और एक्सपेंसेस का मतलब भी क्या होता है? व्यय होता है। बस फर्क इतना है कि जो परमानेंट अफेयर में पैसा खर्च दिया उसको एक्सपेंडिचर कहते हैं, और जो रेगुलर अफेयर में खर्चा है उसको एक्सपेंस कहते हैं। जैसे स्टॉक है, स्टॉक पे भी तो खर्च होता है, स्टॉक भी एक्सपेंस है। स्टॉक का नाम हम परचेज रखते हैं, बताऊंगा अभी आगे जा करके मैं कि भी स्टॉक को परचेज कहते हैं, और परचेज एक एक्सपेंस होता है। तो इस प्रकार से बेटे, और जो ओनर ने पैसा लगाया है इसको बिजनेस की लैंग्वेज में कैपिटल कहते हैं, अकाउंटिंग के अंदर इसको कैपिटल कहते हैं। बाहर से जो पैसा लिया है इसको लाइबिलिटीज कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइबिलिटीज। तो इस प्रकार से सपोज जो हमारा बिजनेस है इसका नाम द गणेश ट्रेडिंग कंपनी है, और जो बिजनेसमैन है सपोज मिस्टर राम है, तो मिस्टर राम ने बेटा बिजनेस स्टार्ट किया गणेश ट्रेडिंग कंपनी नाम से। तो जो राम मिस्टर राम है बेटा,
राम बिजनेसमैन है और गणेश ट्रेडिंग कंपनी एक बिजनेस का नाम है, तो गणेश ट्रेडिंग कंपनी को हम एंटिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एंटिटी। एंटिटी का मतलब है कि जो गणेश ट्रेडिंग कंपनी है उसका जो एग्जिस्टेंस है वो राम के एग्जिस्टेंस से अलग है। जो गणेश ट्रेडिंग, हम जैसे मान लिया गणेश ट्रेडिंग कंपनी से कोई माल खरीदा, बिल पे गणेश ट्रेडिंग कंपनी का नाम है, तो हमारे से कोई पूछेगा कि ये माल आप कहाँ से खरीद के लाए हो, तो हम ये थोड़ा कहेंगे राम से खरीद के लाए हैं, हम कहेंगे गणेश ट्रेडिंग कंपनी से खरीद के लेकर के आए हैं। तो इसलिए इसको एक एंटिटी वर्ड मिलेगा आपको इसमें, तो ये एंटिटी वर्ड है। अब बेटा जो फिक्स एसेट्स हैं, जैसे अब फिक्स एसेट्स का क्लासिफिकेशन है, तो फिक्स्ड एसेट्स जो हैं वो फिर आगे फर्दर क्लासिफिकेशन में दो प्रकार की आ गई। कौन कौन सी? एक आ गई टेंजिबल एसेट्स, एक आ गई इनटेंजिबल एसेट्स। अब जो टेंजिबल एसेट्स बेटा होती हैं, टेंजिबल एसेट्स उनको कहते हैं जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, मोटर व्हीकल, फर्नीचर, फिक्सचर्स, ये सारे टेंजिबल एसेट्स के एग्जाम्पल हैं। अब क्वेश्चन ये है कि भाई कोई इंटेंजिबल एसेट भी होती है। इंटेंजिबल एसेट किसको कहते हैं? तो इनटेंजिबल एसेट्स बेटा वो एसेट्स होती हैं जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, यानी एसेट्स विच डोंट हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस आर नोन एज इनटेंजिबल एसेट्स। हम इस प्रकार की जो एसेट्स होती हैं उनको ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, केवल हम उनको महसूस कर सकते हैं। जैसे इसका एक एग्जाम्पल है गुडविल। गुडविल क्या होती है बेटा? रेपुटेशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस की रेपुटेशन पब्लिक में कौन बनाता है? बिजनेसमैन। तो बिजनेसमैन ने बिजनेस की जो रेपुटेशन बनाई है तो उससे उसकी वैल्यू बढ़ती है पब्लिक के अंदर। देखिए ये रेपुटेशन है, गुडविल है जो है, तो ये गुडविल बेटा ये बिजनेस की रेपुटेशन है और इससे बिजनेस की वैल्यू बढ़ती है। अब एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि भी एक शूज है, उसकी कीमत 1000 रुपये है, लेकिन जैसे ही हम उस शूज के ऊपर नाइकी का निशान डाल देते हैं, ये निशान डाल दिया हमने नाइकी का, ठीक है, या एडिडास का निशान डाल दिया, या उसके ऊपर रीबॉक का साइन लगा दिया हमने, वुडलैंड का चिन्ह लगा दिया, लगते ही उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। ऐसे ही गुडविल के अनेक एग्जाम्पल हैं। रेपुटेशन की वैल्यू होती है। आपने देखा होगा कि भाई कई बार मैं अक्सर स्टूडेंट्स को एग्जाम्पल दिया करता हूँ अपने कुरुक्षेत्रा का, मेलीराम यशपाल जैन का। तो मेलीराम यशपाल जैन का नाम इतना फेमस है बेटा कि उस दुकान में करोड़ों रुपए का माल पड़ा है, लेकिन जिस दिन उन भाइयों की आपस में वो दुकान बटेगी तो करोड़ों रुपए का सामान एक तरफ होगा और नाम एक तरफ होगा। तो एक पार्टी को ये कहा जाएगा भी एक तरफ नाम है, एक तरफ दुकान और सामान है, बोलो क्या चाहिए। तो नाम की वैल्यू दुकान और सामान से भी कई बार ज्यादा हो जाती है। तो वो अब जो रेपुटेशन है, मान लिया एक टीचर है अच्छा पढ़ाता है तो उसकी रेपुटेशन है, उसी से एक डॉक्टर है अच्छा, उसकी प्रैक्टिस अच्छी है, उसी से उसकी वैल्यू है। तो क्या हम किसी को ये कह सकते हैं कि भाई रेपुटेशन को हम देख सकते हैं? कोई ऐसी फिजिकल एग्जिस्टेंस वाली चीज नहीं है रेपुटेशन जिसको हम देख सके, लेकिन वैल्यू उसकी पूरी होती है, इसलिए हम उसको एसेट कहते हैं। ऐसे ही एसेट में ये टेंजिबल और इनटेंजिबल के साथ एक एग्जांपल आएगा बेटा वेस्टिंग एसेट्स का। वेस्टिंग एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जिनका जो है प्रयोग होने के बाद वैल्यूलेस हो जाती है। जैसे ऑयल वेल्स एंड माइंस। ऑयल वेल से तेल निकलता है, माइन से कोयला निकलता है। जब तक वहां से चीजें निकल रही हैं तब तक वो एसेट्स हैं, और उसके बाद वो एसेट्स वैल्यू लेस हैं, देन दे आर नोन एज वेस्टिंग एसेट्स। फिर एक वर्ड आएगा इसके अंदर, फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स के बारे में आप अच्छे से जानकारी आपको आगे चल करके दी जाएगी, लेकिन फिलहाल मैं इतना ही बताना चाहूँगा कि दे आर नॉट द एसेट ऑफ बिजनेस इन रियल, बट उनको एसेट की तरह ट्रीट किया जाता है। उनको बैलेंस शीट में भी एसेट वाली साइड में ही रखा जाता है, लेकिन वो वास्तव में बिजनेस की एसेट नहीं होती, लेकिन एसेट की तरह हम उनको ट्रीट करते हैं, तो देन एसेट्स आर नोन एज फिक्टिशियस एसेट्स। तो इसके बाद अब मैं टर्मिनोलॉजी के कुछ अगले जो वर्ड है वो लेता हूँ। जैसे सबसे फेमस वर्ड जो है
इसमें यूज होता है गुड्स। तो देखिए बेटा, ये वर्ड है गुड्स। गुड्स किसको कहते हैं? थिंग्स इन विच बिजनेस इज डील। वो चीजें जिनमें बिजनेस जो है डील करता है उनको गुड्स कहते हैं। अब डील किस में करता है? एक जूते का व्यापारी है, वो जूते में डील करता है, जूता उसके लिए गुड्स है। फर्नीचर के व्यापारी के लिए फर्नीचर गुड्स है। कपड़े के व्यापारी के लिए कपड़ा गुड्स है। बैंगल के व्यापारी के लिए बैंगल्स गुड्स है। मिठाई के व्यापारी के लिए मिठाई गुड्स है। सब्जी के व्यापारी के लिए सब्जी गुड्स हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स, और इलेक्ट्रिकल्स वाले के लिए इलेक्ट्रिकल्स, और मशीनरी वाले के लिए मशीनरी, मोटर कार वाले के लिए मोटर कार गुड्स है। अब आप पूछोगे किसी से जाकर के कि एक कपड़े का व्यापारी है, उसके बेटे से आपने पूछा कि आपके पापा कहाँ गए हुए हैं? वो बच्चा कहता है कि भाई वो तो माल लेने गए हैं, गुड्स लेने गए हैं। गुड्स को हिंदी में माल कहते हैं, माल लेने गए हैं। तो बेटा आप समझ जाओगे कि वो माल लेने गए हैं, इसका मतलब वो गुड्स लेने गए हैं। या वो ये कहते हैं कि माल तो खत्म हो चुका है, कल नया आ जाएगा। एक कपड़े वाला अगर ये कहता है कि भाई सोमवार को नया माल आ जाएगा, तो हम क्या समझेंगे? कपड़ा आ जाएगा, या ये समझेंगे वहां फर्नीचर आ जाएगा? तो ध्यान रखें। हाँ, एक बात और है कि कपड़े के व्यापारी के लिए कपड़ा गुड्स है, लेकिन फिर फर्नीचर गुड्स नहीं है। और फर्नीचर के व्यापारी के लिए फर्नीचर गुड्स है, कपड़ा गुड्स नहीं है। तो बिजनेसमैन क्या करता है बेटा? गुड्स को खरीदता भी है और बेचता भी है। तो अकाउंट बुक के अंदर जब गुड्स खरीदे जाते हैं तो एक पर्टिकुलर वर्ड यूज किया जाता है जिसको परचेज कहते हैं। और जब गुड्स को बेचा जाता है तो एक पर्टिकुलर वर्ड यूज किया जाता है जिसको सेल्स कहते हैं। ध्यान रहे स्टूडेंट्स, वर्ड परचेज एंड सेल्स बोथ आर स्पेशली रिलेटेड विद गुड्स। एक कपड़े का व्यापारी कपड़ा खरीदता है तो परचेज है। अगर वो मशीन खरीदता है तो उसके लिए परचेज वर्ड यूज नहीं करेंगे। एक कपड़े का व्यापारी कपड़ा बेचता है तो सेल वर्ड यूज करेंगे। अगर वो कोई और चीज, कोई प्लॉट बेचता है या उसने कोई कार बेच दी, वो सेल नहीं है। हाँ, एक कार का व्यापारी अगर कार बेचता है तो सेल है। कार का व्यापारी कार खरीदता है तो परचेज है, क्योंकि वो उसके लिए वही गुड्स है। अब दूसरी बात क्या है बेटा, कि जो बिजनेसमैन परचेज करता है वो भी दो तरीके से करता है, और जो सेल्स करता है वो भी दो तरीके से करता है। परचेज कैसे करता है? कैश परचेज और क्रेडिट परचेज। ऐसे ही सेल्स, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स। समझ में आ रही हैं बातें? तो कैश और क्रेडिट। अब देखिए, जो परचेज करेंगे हम, चाहे कैश करें चाहे क्रेडिट करें, माल कहाँ से खरीदा जाता है? सप्लायर से। और माल बेचा किसको जाता है? कस्टमर को माल बेचा जाता है। ध्यान रहे। अब देखिए, सपोज जो सप्लायर है इसका नाम एक्स है, और जो कस्टमर है इसका नाम मोहन है। अब अगर हम माल कैश खरीदते हैं तो कैश खरीदते वक्त किसी प्रकार की कोई रिलेशनशिप नहीं बनती। हम पैसा दे आते हैं और सामान लेके आ जाते हैं, किसी को किसी का नाम अकाउंट बुक में नोट करने की जरूरत नहीं होती। हाँ, अगर उधार खरीदा जाता है, तो अगर क्रेडिट खरीदा जाएगा तो बेटा ये गणेश ट्रेडिंग कंपनी है। हम कौन हैं? द गणेश ट्रेडिंग कंपनी। ये भी ध्यान रखना है। जब ट्रांजैक्शन करते हैं तो बच्चे कई बार जो है उलझ जाते हैं, वो अपने आप को मोहन मानने लग जाएंगे। नहीं, मोहन हमारा कस्टमर है। अब वो अपने आप को एक्स मानने लग जाएंगे। नहीं, एक्स हमारा सप्लायर है। तो फिर हम कौन हैं? हम गणेश ट्रेडिंग कंपनी है, हम बिजनेस हैं। स्वयं को इमेजिनेशन में बिजनेस लेना है। तो बिजनेस ने एक्स से माल खरीदा, गणेश ट्रेडिंग कंपनी ने। तो बेटा एक्स क्या बन गया? एक्स जो है वो बिजनेस के लिए क्या बन गया? क्रेडिटर बन गया। एक्स बिजनेस के लिए क्रेडिटर बन गया, और बिजनेस एक्स के लिए क्या बन गया बताओ? डेटर। समझ में आ रही है बात? यानी कहने का मतलब है कि भाई जो गणेश ट्रेडिंग कंपनी है
वो ये अब देखिए ध्यान रखिए कि डेटर, अब डेटर ये जो है एक्स, एक्स क्रेडिटर है, ये एक्स है, एक्स ये है। गणेश ट्रेडिंग कंपनी के लिए जो क्रेडिटर बना है यहाँ, और एक्स के लिए गणेश ट्रेडिंग कंपनी क्या बनी है, डेटर बनी है। तो ये क्रेडिटर और डेटर ऐसे ही। अब यहाँ सेल है, कैश सेल कस्टमर को की, कोई रिलेशन नहीं बना। अगर उधार सेल की है तो उधार सेल में ध्यान रखिए कि मोहन जो है वो गणेश कंपनी के लिए बेटा क्या बना है, मोहन डेटर, और गणेश कंपनी मोहन के लिए क्या बनी है, क्रेडिटर, वो क्रेडिटर बनी है। ये ध्यान रखने वाली बात है कि भाई ये देखिए, अब कईयों को लगेगा कि ये तो गणेश ट्रेडिंग कंपनी तो क्रेडिटर है, मैंने यहाँ क्रेडिटर लिख दिया। नहीं बेटा, देखो हम हमेशा नाम एक दूसरे का लिखते हैं अकाउंट बुक में। गणेश ट्रेडिंग कंपनी क्या लिखेगी, क्रेडिटर का नाम। क्रेडिटर कौन है, क्रेडिटर कौन है, एक्स, और डेटर कौन है, मोहन, और यहाँ डेटर कौन है, गणेश ट्रेडिंग कंपनी, और यहाँ क्रेडिटर कौन है, गणेश ट्रेडिंग कंपनी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि डेटर्स और क्रेडिटर्स किसको कहते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है बेटा। ये चीजें अगर आपको आ गई तो ये सोचो कि आपका काम आसान हो गया। अब जैसे बिका हुआ माल, कई बार हमने माल खरीदा है, खरीदा हुआ माल जो है हमें किसी कारण से वापस करना पड़ जाता है, तो उसको टर्मिनोलॉजी के अंदर परचेज रिटर्न बोल देते हैं। हमारा बेचा हुआ माल कई बार हमारे पास वापस आ जाता है, उसको टर्मिनोलॉजी के अंदर सेल्स रिटर्न बोल देते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपने, ये डेटर्स और क्रेडिटर्स का खेल। ये नहीं देखना है कि गणेश ट्रेडिंग कंपनी के पास सर ने क्रेडिटर लिख दिया तो गणेश ट्रेडिंग कंपनी क्रेडिटर है, नहीं। लेकिन हमेशा, जैसे मैं परवीन हूँ, मैंने जो है एक्स सप्लायर से माल खरीदा, तो मैं अपने अकाउंट बुक में एक्स का नाम लिखूंगा कि एक्स मेरा क्रेडिटर है। और फिर मैंने उधार बेच दिया मोहन को, तो फिर मैं अपने अकाउंट बुक में लिखूंगा कि मोहन मेरा डेटर है। ऐसे ही जब एक्स अपने अकाउंट बुक बनाएगा तो एक्स गणेश ट्रेडिंग कंपनी को क्या लिखेगा, डेटर, और मोहन गणेश ट्रेडिंग कंपनी को क्या लिखेगा, क्रेडिटर। लेकिन ये चीजें मैंने यहाँ लिख करके, ये क्रेडिटर मैं यहाँ भी लिख सकता था कि ये सप्लायर क्रेडिटर बना है, और ये जो है ये कस्टमर डेटर बना है। आप YouTube वाला लेक्चर देखोगे उसमें यही मिलेगा कि यहाँ ये डेटर वर्ड मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ये क्रेडिटर वर्ड मैंने यहाँ लिखा हुआ है। लेकिन अब आपको थोड़ा और ज़्यादा क्लियर करने के लिए मैंने इसको चेंज कर दिया कि ये यहाँ आ गया कि भी गणेश ट्रेडिंग कंपनी के लिए एक्स क्या है, क्रेडिटर, और गणेश ट्रेडिंग कंपनी के लिए जो मोहन क्या है, वो डेटर है। अब क्वेश्चन ये आता है कि भी गणेश ट्रेडिंग कंपनी क्रेडिटर भी है, डेटर भी है। बिल्कुल है, क्योंकि बिजनेसमैन माल खरीदता भी है और बेचता भी है। जब हम किसी से खरीद के माल लेके आते हैं तो जिससे हमने खरीदा है उसके लिए हम कस्टमर की भूमिका में हैं, और जिसको माल हम बेच रहे हैं उसके लिए हम सप्लायर की भूमिका में हैं। तो इस प्रकार से बेटा, और जो ये गुड्स वर्ड है, जो परचेज है, इसी को स्टॉक कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, स्टॉक वर्ड इसी से रिलेटेड है, स्टॉक। ये बात ध्यान रखने वाली है। तो अभी टर्मिनोलॉजी के अंदर जो वर्ड हैं, परचेज वर्ड, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, डेटर्स और क्रेडिटर्स, ये क्लियर आपको हो गए। अब इससे आगे जो टर्मिनोलॉजी के अंदर वर्ड मिलेंगे आपको बेटा, वो मिलेंगे एक्सपेंडिचर्स। अभी बताया था आपको कि भाई एक्सपेंडिचर वर्ड मिलेगा, और एक वर्ड मिलेगा आपको एक्सपेंस। वो मैंने वैसे भी आपको वहीं क्लियर कर दिया था कि इसका मतलब भी व्यय होता है, इसका मतलब भी व्यय होता है। और मैंने बताया था कि एक्सपेंडिचर क्या होता है, वो खर्चा जो बिजनेस परमानेंट अफेयर्स में करता है। जैसे लैंड खरीदा, ठीक है ना, बिल्डिंग बनाई, उसके बाद प्लांट लगाया, उसके बाद मशीनरी खरीदी, मोटर व्हीकल्स खरीदे, फर्नीचर खरीदा, तो ये बेटा एक्सपेंडिचर का एग्जाम्पल है।
अब एक्सपेंडिचर बेटा दो प्रकार के हैं, एक है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक है कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है ना। तो जो एसेट्स बिजनेस में यूज हो रही हैं, इनमें से लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, मोटर व्हीकल्स है, अगर ये बिजनेस में बेटा यूज हो रहे हैं तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अगर इनका यूज बिजनेस में ना होकर के कहीं बाहर हो रहा है तो फिर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। अब वर्ड रेवेन्यू क्या है बेटा? वर्ड रेवेन्यू जो है, रेवेन्यू क्या होती है? सेल्स क्या होता है कि बिजनेस जो है, जो गुड्स बेचता है, उन गुड्स के बेचने से जो टोटल अमाउंट बिजनेस के पास आता है उसको रेवेन्यू बोलते हैं। और उस रेवेन्यू में से जब खर्चे, कॉस्ट, एक वर्ड मिलेगा आपको, कॉस्ट क्या होती है बेटा? लागत। कि जो माल हमने कस्टमर को बेचा है उस पे टोटल खर्च कितना आया हुआ है उसको कॉस्ट कहते हैं। यानी एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन गुड्स सोल्ड इज नोन एज कॉस्ट। कि स्टॉक कितने में, परचेज कितने में किया था माल, फिर उसके लोडिंग के अनलोडिंग के खर्चे कितने थे, ट्रांसपोर्ट के खर्चे कितने थे, उसके बाद आपके जो गोडाउन में माल आ गया, गोडाउन का रेंट कितना था, उसके बाद दुकान के खर्चे, नौकरों के खर्चे, वो सारे खर्चे उस माल पे लग कर के उस टोटल लागत को कॉस्ट यानी वर्ड नाम कहा जाता है। और फिर रेवेन्यू में से बेटा जब कॉस्ट घटा दी जाती है तो फिर आता है प्रॉफिट। प्रॉफिट को हम इनकम भी कहते हैं, प्रॉफिट को हम इनकम भी कहते हैं। और अगर मान लिया रेवेन्यू कम रह जाए और कॉस्ट ज़्यादा हो जाए तो फिर हमारा जो केस है वो लॉस का भी बन जाता है। ये बातें छोटी छोटी हैं, आपको ध्यान रखना है। अगर जैसे एक कपड़े का दुकानदार है तो कपड़े की दुकान में जो जमीन, बिल्डिंग, प्लांट, जो भी चीजें कपड़े की दुकान में यूज हो रही हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। और जो कपड़े की दुकान से बाहर मान लिया कोई परचेज ऑफ लैंड है, कोई परचेज ऑफ लैंड आउटसाइड द बिजनेस, या परचेज ऑफ बिल्डिंग, कोई भी बिल्डिंग है लेकिन वो बिजनेस के यूज में नहीं है, जमीन है, बिल्डिंग है, या और कोई अदर इन्वेस्टमेंट है जो बिजनेस से बाहर कर दी, लेकिन उससे रिटर्न तो आ रहा है बेटा, उससे रिटर्न तो आएगा, जो पैसा हमने बाहर खर्च दिया उससे रिटर्न तो आएगा। तो फिर उस रिटर्न को हम प्रॉफिट ना कह करके उसके लिए वर्ड यूज करेंगे गेन। तो एक क्वेश्चन यहाँ ये आता है स्टूडेंट्स के सामने कि भाई यहाँ गेन और प्रॉफिट को क्लासीफाई क्यों किया गया है। देखो बेटा, मान लिया कोई भी व्यक्ति है, वो खेती करता है और वो कोई और साइड बिजनेस भी करता है, तो दोनों का नाम तो अलग अलग रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसको नहीं तो पता ही नहीं चलेगा कि खेती से पैसा आया कितना और बाहर से कितना आया। तो इसलिए मान लिया मेरा मेन बिजनेस खेती है तो फिर खेती वाली कमाई को मैं प्रॉफिट कहूंगा, और मैं बाहर से कहीं और से पैसा कमा रहा हूं तो उसको मैं गेन कहूंगा। अगर मैंने जो परमानेंट इन्वेस्टमेंट है, कोई मैंने पैसा खर्चा है, ट्रैक्टर खरीदा है और वो खेत में यूज हो रहा है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। लेकिन अगर मैंने कोई ऐसी मशीन खरीदी है जो खेत में ना यूज होकर के, कोई बाहर कोई ट्रक खरीद करके और किसी सड़क पे चला दिया कि खेती के अलावा मेरा एक और काम हो जाएगा भाई, 4 ट्रक खरीद करके ड्राइवर छोड़ दिए, तो वो तो मेन बिजनेस से अलग चीज हो गई। तो फिर वहां से जो पैसा आ रहा है उसको गेन कहेंगे। तो ये आपको टर्मिनोलॉजी के वर्ड एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस का मैंने आपको बताया था कि बिजनेस जो पैसा रेगुलर अफेयर में खर्चता है, रेगुलर अफेयर्स का मतलब क्या है, रेगुलर अफेयर्स में क्या बताया था मैंने पहले भी कि स्टॉक को परचेज करना, एम्प्लॉयज़ को सैलरी देना, वेजेस देना, कैरेज का मतलब होता है बेटा भाड़ा देना, कार्टेज का मतलब होता है गाड़ी भाड़ा देना, इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस देना या फिर रेंट देना, इंश्योरेंस प्रीमियम देना, स्टेशनरी के खर्चे देना, कोल, गैस, फ्यूल, वाटर एटसेट्रा के खर्चे पे करना, वो सारे किस में आते हैं? एक्सपेंसेस में आते हैं। इसको भी व्यय कहते हैं, इसको भी व्यय कहते हैं, लेकिन पहचान करने के लिए। अब क्वेश्चन यहाँ ये आता है, बच्चे कहते हैं कि पहचान क्यों जरूरी होती है। पहचान बेटा हिसाब किताब रखने के लिए जरूरी होती है,
क्योंकि घर में जैसे मैं एक एग्जांपल दिया करता हूँ कि भाई हैं दो, तो क्या दोनों के नाम ही रमेश रख दें? नहीं, एक का रमेश है तो दूसरे का सुरेश है। उनके नाम अलग अलग क्यों रखते हैं? पहचान रखने के लिए, ताकि पता रहे हमें बाद में कि ये चीज रमेश की है, ये सुरेश की है, और तीसरा है तो ये नरेश की है, चौथा है तो ये राजेश की है। तो इसलिए यहाँ रिकॉग्निशन के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए उनको अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो आज का जो लेक्चर था मेरा बेटा, उसमें मैंने यही बताने की कोशिश की है कि भाई मेन मेन चीज़ें आपको अगर क्लियर नहीं होंगी तो आपको आगे समझ में आना कठिन रहेगा। तो इसलिए आज का लेक्चर जो है मैं यहीं इसका एंड करता हूँ। थैंक यू।